नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। खेती में समय के साथ जैसे हर चीज़ों में, हर सेक्टरों में बदलाव हो रहे हैं, अत्याधुनिक तकनीक, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, एआई का उपयोग हो रहा है। वैसे खेती में भी करने के लिए कई तरह के तकनीक, नए-नए टेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ों के उपयोग लगातार हो रहे हैं और कई तरह के शोध भी किए जा रहे हैं जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि अभियंता हैं, उनके ज़रिए। और इसके साथ ही बीते कुछ समयों में जो है लैंड और जो वाटर मैनेजमेंट है, इसमें जो एक सबसे बड़ी बातें आई हैं सामने, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस की बातें हो रही हैं। तो आज इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर रोहन कुमार रमन सर हैं, जो कि आईसीएआर का जो पूर्वी अनुसंधान परिसर है पटना में जो स्थित है, वहाँ पे सर वरिष्ठ वैज्ञानिक। और सर से समझेंगे कि आखिर ये है क्या, ये जो तकनीक, चूँकि इंग्लिश में वर्ड बोले जाते हैं तो हमारे किसान भाइयों को नहीं पता चलता कि आखिर है क्या सर, क्योंकि बिहार या हो या हमारे देश के तमाम किसान हैं वो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पे ठेठ भाषा हो या हिंदी थोड़ा सा बोल लीजिए या उनका अपना जो मदर लैंग्वेज है वो उस पर इंग्लिश को लेके थोड़ा सा रहता है। तो क्या सर ये है और समय के साथ इनकी ज़रूरतें क्यों पड़ी ज़मीन या वाटर मैनेजमेंट में? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। देखिए अभी जो समय चल रहा है, तो पहले जो था कि खेती पे ही हमारा जो मुख्य जो हमारा आय स्रोत है किसान का, वो खेती है। चाहे वो गांव में हो, गांव में जो अधिकतर जो किसान है, जो हमारी आबादी है, वो 75% के लगभग जो है वो हमारे गांव में ही बसती है। तो उसके लिए खेती मुख्य जरिया है। लेकिन समय के साथ अभी क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो और आने वाले समय में ये इतनी बढ़ जाएगी कि उसके लिए ज़मीन पर्याप्त नहीं होगी। रहने के लिए तो छोड़ दीजिए, खाने के लिए तो ज़मीन दिनों दिन कम हो रही है, पानी भी कम हो रही है। तो ज़मीन और पानी का जो प्रबंधन है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस ज़रूरी उपाय को करने के लिए हमारे बीच अभी क्या है कि ऐसे तो ये हो नहीं सकता है, इसके लिए तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। तो तकनीकी का उपयोग पहले ये था कि वो अभी इसमें जो जीआईएस का जो बोल रहे हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ये होता है कि जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे कि आप कुछ नहीं जान रहे हैं कि हमारे इस एरिया में क्या होगा, बाढ़ पीड़ित होगा या सूखा पड़ेगा या फिर कुछ और भी प्राकृतिक आपदाएं होंगी, या फिर उस एरिया का सर्वे करना हो कि वहाँ पे कितना वेजिटेशन है, फसल प्रणाली क्या है, कहीं पे बीमारी लग गई हो या फिर कुछ भी चीज़ हो जिसमें कि बहुत लार्ज स्केल पे हमारा यदि जानकारी लेना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेटेलाइट इमेज का यूज़ करते हैं। तो सेटेलाइट इमेज जो हमारे ऊपर में जो सेटेलाइट होता है उसके द्वारा इमेज लिया जाता है और उसके बेसिस पे ये विभिन्न प्रकार के रंगों में उसको क्लासिफाई, वर्गीकृत करता है और बाद में उस रंग को देख के और हम ग्राउंड ट्रूथिंग करके ये पता करते हैं कि वो किस चीज़ का है और उससे हम ये बता सकते हैं कि आखिर वो किस चीज़ के लिए हुआ है, चाहे वो आपदा हो या फिर क्रॉप हो या जिस चीज़ के लिए हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं। ये हो गया जीआईएस। तो इसी तरह जीआईएस रिमोट सेंसिंग हो गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी मुख्य रूप से इसका जो काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वही हुआ, जैसे कि कृत्रिम मतलब वही हुआ कि कृत्रिम जो हम लोग को बनाया गया है, और बुद्धि जो कि गॉड गिफ्टेड हम लोग बोलते थे पहले। हमारे मानसिक मन में क्या होता है, अपनी बुद्धि को उसमें दिया गया है। ये बहुत ही आपने अच्छी तरीके से बताया कि जैसे कि हम पहले कोई चीज़ रिकॉग्नाइज तो करते हैं, आप ही का चेहरा हम देख के हमको अच्छा लगा, ख़राब लगा, या कोई ये कलर अच्छा है ख़राब है, वो समझते हैं, लेकिन ये कैसे होता है ये हम नहीं जान पाते हैं। इसके लिए हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो उसी न्यूरॉन्स के तरह ही हमने एक प्रोग्राम, जो सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इसके लिए एक कंप्यूटर प्रणाली होती है, उस कंप्यूटर में इस प्रोग्राम को सेट किया जाता है और उसमें विभिन्न तरीक़ों का जैसे डाटा फीड किया जाता है। जैसे कि हम यदि आपको पहले से कुछ भाषाएं जानते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बता दें, तो यदि आपको कहीं कुछ पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो वो उस तरह का है, आप तुरंत सोच लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो प्रोग्राम जो बाय डिफ़ॉल्ट जो गॉड गिफ्टेड है वो हमारे न्यूरॉन्स में वो काम करते हैं। इसी तरह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, इसमें क्या होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हम डाटा के द्वारा देते हैं। तो जितने अधिक डाटा देंगे, जितने अधिक कंडीशन सिचुएशन उसको देंगे, उतना अच्छे से ये परफॉर्म करेगा। जैसे कि हम किसी भी क्षेत्र के लिए यदि हम सॉइल, मिट्टी के बारे में बताएं, तो मिट्टी का जो गुणवत्ता है, उसका पीएच है, न्यूट्रिएंट्स है, एनपीके लेवल है, यदि किसी एक एरिया के बारे में उसको हम बहुत सारे एरिया के बारे में जानकारी दे दें, बारिश का पूर्वानुमान हम बता दें कि उस समय उसमें पिछले जो हिस्टोरिकल डाटा होता है, ऐतिहासिक डाटा जो वो उसमें फीड किया जाता है, उसके बेसिस पे ये अनुमान लगाता है और अनुमान लगा के आगे आने वाले समय में क्या इसमें उचित प्रावधान हो सकते हैं, प्रबंधन हो सकते हैं, वो हमको बताया जा सकता है। जैसे जीआईएस से, रिमोट सेंसिंग से, इसमें यदि हम इसको जोड़ने की कोशिश करें तो वहाँ से सेटेलाइट से डाटा लेके और पहले की कंडीशन में
में कैसा वहाँ पे मौसम का वातावरण था और वहाँ पे फसल कैसी हुई थी, वहाँ पे और दूसरे फैक्टर टेम्परेचर कैसे थे, वहाँ पे मिट्टी कैसी थी, पानी कैसा था, सुविधा कैसा था, मैनेजमेंट कैसा था, इस सबों को लेके उन्होंने एक मॉडल तैयार करते हैं। उस मॉडल के बेसिस पे अभी प्रेजेंट कंडीशन में यदि जहाँ पे कि कुछ हम जानना चाहें, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, अनुमान लगाना चाहें, उसके बारे में यदि वहाँ पे कुछ छोटा डाटा देते हैं तो उसके बारे में बताया जा सकता है कि इस फसल के लिए इतना मिलीमीटर बारिश पानी चाहिए, कि इस तरह का मिट्टी चाहिए या इस तरह का प्रबंधन चाहिए। यही है इसकी खास बात। क्या है बिहार, अगर हम पूर्वोत्तर चूँकि ICAR का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कर्म भूमि कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र है, क्या चीज़ें अभी निकल के कुछ चीज़ें आई हैं ऐसा कुछ जो एक तरह से कहा जाए कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं या कुछ चिंताजनक हैं जिनको किसानों को भी अब उसमें सोचना होगा, केवल वैज्ञानिक और सरकार तक ही सोचने की ज़रूरत नहीं? क्या कुछ डाटा कह रहे हैं लैंड को लेके या वाटर को लेके? नहीं, लैंड वाटर को लेकर जैसे कि आप देख रहे हैं कि लैंड और वाटर स्कार्स हो रहा है, ज़मीन का जो टुकड़े टुकड़े में बंट रहे हैं। हाँ, बिहार जैसे राज्य में कहा जाता है कि हम पानी में समृद्ध है, नहीं लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, वो रियलिटी तो कुछ और कह रहा है। तो वही थोड़ा सा समझना है सर कि नहीं, क्या पानी में समृद्ध होना और पानी का उपयोग करना, यदि आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन उसका आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, बशर्ते कि आपको उससे नुकसान ही होगा। क्योंकि इसी तरह जैसे मिट्टी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात करते हैं, रोबोटिक्स, ड्रोन, अभी इस सब की जो टेक्नोलॉजी होता है, इसके लिए थोड़ा ये बड़ी भूमिका चाहिए। इसमें जो एरिया चाहिए हमको, शायद 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, जितना ज़्यादा होगा उसमें हमारा इसमें मैनेजमेंट करने में या इसको ऑपरेशन करने में हमको सुविधा होगी। लेकिन बिहार जैसे आर्क में इसका इतना मतलब बहुत सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है जिसका कि 0.5 एकड़ से भी कम है, इवन 0.25 एकड़ है, तो उसमें आप नहीं कह सकते हैं कि इसको उतने तरीके से किया जा सकता है इम्प्लीमेंट, क्योंकि जैसे आप बड़ी मशीनरी का ही उपयोग करेंगे तो उसके लिए छोटे प्लॉट में तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, यदि सब लोग मिल के एक जगह पे एक सामूहिक खेती करें और वहाँ पे इसका उपयोग किया जाए तो एक जगह उपयोग, क्योंकि अभी लेबर का भी स्कार्सिटी हो रहा है। जैसे रिसोर्सेज में एक लेबर बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, क्योंकि आपका माइग्रेशन है यहाँ से माइग्रेट होकर लेबर बाहर जाते हैं, तो आपको जब फसल काटने की सुविधा, काटने का समय होता है या बोने का समय होता है, वहाँ पर उचित लेबर नहीं मिल पाता है, समय पर आपकी बुआई नहीं होगी, कटाई नहीं होगी, तो फिर उसमें आपका नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए इसमें है कि यदि हम टेक्नोलॉजी, जैसे ये सेंसर है, छोटे छोटे उपकरण भी हैं, उसको लेके यदि हम करें तो हम इसको समूह में करना, सामूहिक खेती करने की जरूरत है। उसमें एक साथ यदि अगल बगल के पड़ोसी हैं सारे मिल के यदि एक साथ करें, उसका मैनेजमेंट एक साथ करें, एक तरह का उच्च क्वालिटी के बीज लाएं और उसका प्रबंधन अच्छी तरीके से करें, तो वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। अच्छी बिहार के किसानों के लिए यही स्थिति है अब जो ग्राउंड रियलिटी। और क्या कुछ चीज़ें हैं जमीन को लेके, क्या स्थिति, उसकी उपजाऊ जो क्षमता है या उपजाऊ क्षमता, तो हमारे बिहार में बोला जाता है कि ये जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ के बारे में जैसे कि ये पूर्वानुमान यदि पहले से कहीं पता है, उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ आता है, तो खाद का अंधाधुंध उपयोग हो रहे हैं उर्वरकों का, तो उसको लेके क्या कुछ रियलिटी, जमीन क्या कह रही है? जमीन तो अभी कह रही है कि जमीन की उर्वरकता धीरे धीरे घट रही है। बहुत ज़्यादा यदि आप उसमें खाद, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, रासायनिक उर्वरक, तो उसका जो क्षमता है वो पुअर होगा। झारखंड को तो मैं नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा, बिहार में भी है, लेकिन इसीलिए अभी जो जैविक खेती की बात कर रही है ना, जैविक खेती और जो ये बायो फर्टिलाइज़र की बात हो रही है, यदि उस तरीके से किया जाए तो हमको लगता है कि वो अच्छा होगा। उसमें थोड़ी हाँ उपज थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन उसके जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जहाँ पे कि लंबे समय तक हमको खेती हो जाए, अगले जनरेशन के लिए भी 2050 में आगे उसके लिए, तो उसके लिए आपको जैविक खेती और जैविक जो खाद होता है, वो केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, उस सब का आपको उपयोग करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में ये खेती बहुत मुश्किल होने वाली है। क्या लगता है कि बिहार में जो टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं खेती के, किसान के साथ, जिस पे तमाम चीज़ों पर ICAR के द्वारा लगातार बैठक, कई वैज्ञानिकों का अपना शोध भी चल रहा है लगातार इस पर, बिहार जैसे राज्य में क्या लगता है सर कि टेक्नोलॉजी के साथ क्या किसानों को और करने की ज़रूरत होगी? चाहे चीज़ें एक समूह, अपने समूह की खेती की बात की, समूह में खेती करें, और एक साथ है कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको जुड़ना होगा, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी की चीज़ें नहीं संभव नहीं। तो लगता है कि बिहार जैसे छोटे छोटे लघु सीमांत किसानों में के लिए टेक्नोलॉजी अब एक बड़ा माध्यम बनेगा उनकी इकोनॉमिकली। निश्चित रूप से ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इसके साथ जो होगा ना, इसको ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ खेती पे ही डिपेंड करें, खेती के साथ इसको पशुपालन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, बकरी पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, क्योंकि एक जगह से यदि आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे किसी एक आय स्रोत पर, तो आपको वो बाद में खतरा हो सकता है।
उसमें नुकसान यदि हो गया तो फिर आपके आजीविका पर प्रभाव डालता है। तो एक से लेकर दूसरे जगह पे यदि हम कहीं पे ऑप्शन हमारे पास रहता है, जैसे कि आपको हमारे जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद जो कि कम्प्लेक्स बोला जाता है, यहाँ पे सारे चीज़ के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे बकरी पालन से लेके मुर्गी पालन है, फिर खेती भी है, मछली पालन भी है, बतख पालन भी है। तो इस तरह का यदि आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में करें वहाँ पे, तो इसको एक ऑप्टिमम रिसोर्स का यूज करके आप अच्छा कमाई कर सकते हैं वहाँ पे। सवाल है, क्योंकि बात हम लोग तकनीक से पहुँच गए इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे। खैर वो भी एक हिस्सा ही है तो उस समय के साथ क्या कुछ अब खेती में नए नए तकनीकों का उपयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी का, जो कुछ थोड़ा सा अभी ड्रोन चला, कृषि ड्रोन तमाम चीज़, और क्या कुछ दिख रहा है खेती में तकनीक, कौन कौन से और टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो शायद आने वाले दिनों में बिहार या भारत में नई क्रांति ला सकते हैं? अभी जो क्रांति में जो मुख्य रूप से तकनीकी है, जिसपे कि हमारा आज वर्कशॉप भी हो रहा है, हार्नेसिंग ऑन GIS, रिमोट सेंसिंग एंड मशीन लर्निंग। तो ये एक्चुअली ये तकनीक ऐसे ही जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जैसे बोल रहे हैं ना, इसमें सेंसर्स का भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। क्योंकि यदि आप घर बैठे मोबाइल पे ही अपनी खेत की जानकारी ले पाएँ और यहीं से आप ऑब्जर्व कर पाएँ कि कितना पानी घट रहा है, कितना पानी की कमी है, वहाँ पे कौन सा कीट लग रहा है, और किसी बड़े भाग में, किसी बड़े हिस्से में यदि कोई पैच आ रहा है, ब्लास्ट लग गया या फिर कोई दूसरा बीमारी हो गया, तो वहाँ पे आप ड्रोन का उपयोग करके बिना गए हुए वहाँ पे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी यदि आए तो इससे आपकी समय की भी बचत होगी, रिसोर्स की बचत होगी। हाँ, इसमें एक चीज़ जो है हमको ध्यान देने की बात है कि शुरुआती दिनों में ये थोड़ा खर्चीला होता है, क्योंकि तकनीक नई है तो इसका जो खर्च होता है वो ज़्यादा होता है इसका अभी, लेकिन समय के साथ ये भी धीरे धीरे शुरू हो गया। ये जो आप बात कर रहे हैं कि अभी इस पर काम चल रहा है? हाँ, हो रहा है। इवन हमारा पटना में ही सेंसर पे काम हो रहा है। हमारा जो भारतीय अनुसंधान परिषद वहाँ IRI पटना है, वहाँ दिल्ली, वहाँ पे भी आपका सेंसर बहुत सारा काम हो रहा है। सेंसर तो बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, मॉइस्चर सेंसर है, टेम्परेचर का है, और भी है। सेंसर युग आ रहा है आपका, वो आपको मानना पड़ेगा। ये AI युग तो है अभी आने वाले समय में। जो ये AI युग की यदि बात करें तो 1950 से शुरू हुई थी, 1950 से। फिर वो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, फिर वो आपको 70 के दशक में फिर आपको आ गया मशीन लर्निंग, अभी 80 के बाद आपको आ गया ये डीप लर्निंग। तो धीरे धीरे आपका फेस रिकॉग्निशन, जैसे वो ऑटोमेटिक जो ट्रैक्टर, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर की बात करते हैं, तो अब ड्राइवर नहीं रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसको प्रोग्राम फिट कर दिए, आपका वो पूरा खेत को जुताई करके आ जाएगा। तो इस तरह की तकनीकी आने वाली है, आने वाली नहीं है, आ ही चुकी है। हाँ, लेकिन हम लोगों के बीच ये लेट है, क्योंकि किसान अभी उतना जागरूक नहीं है और उसकी थोड़ा आय भी कम है, तो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन बड़े जो किसान हैं वो इसको कर पा रहे हैं और इसके लिए वो अपना उपयोग कर पाए, अच्छा लाभान्वित हो जाएंगे। थैंक यू। तो तकनीक का AI का युग है और अब सेंसर से बातें होंगी। सेंसर यानी कि सीधी सी बात समझिए कि घर रहिएगा आप, आपके खेत में कौन सी फसल में क्या रोग है, पानी की ज़रूरत है या नहीं है, क्या कुछ खेत में हलचल हो रहे हैं, सब कुछ जानकारी अब आपको AI के जरिए यानी कि तकनीक के जरिए आपको आसानी से मिलेगा। जो मज़दूरों को लेकर समस्याएं हो रही हैं कि मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, वो भी शायद ख़त्म होगा, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं और खेती में भी काफ़ी तकनीक का उपयोग हो रहा है। एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि जब एक आदमी कई एकड़ की खेती आसानी से कर सकेगा और केवल छोटे छोटे सेंसर खेतों के आजू बाजू लगे रहेंगे और वो अपडेट करते रहेंगे। आप पटना में मैं बैठ के अपने खेत की जानकारी हासिल कर सकता हूँ और यहीं से मैं बटन दबाऊंगा और खेत में पानी, सिंचाई हो सकता है, दवाई, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तो ये समय है और अब इसके साथ अब किसानों को थोड़ा सा अपडेट होना होगा, क्योंकि खेती के दायरे ज़मीन कम हो रहे हैं और ज़मीन जब कम हो रहे हैं तो फिर आपको एक साथ मिलकर खेती करना होगा, समूह में खेती करना होगा, ऐसा डॉक्टर साहब का मानना है। और ऐसे हम लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आबादी बढ़ने के साथ अब जो खेती जिस ज़मीन पे होती थी वहाँ पे अब आवास बन रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं। तो उन इमारतों में से जो ज़मीनें बच गई हैं उसमें खेती करना है, तो एक आदमी से संभव तो है नहीं, तो कई लोग मिलके खेती करेंगे। तो तब सोचना होगा किसानों को भी अब समय के साथ थोड़ा सा खुद को भी अपडेट करना होगा। और कुछ ज़्यादा अपडेट की जानकारी चाहिए तो ICR से लेके तमाम भारत सरकार और राज्य सरकार की कृषि वैज्ञानिकों के लिए अलग अलग KVK हैं। ICR खुद पर पटना में स्थित है, तो आप यहाँ पे भी आके अपनी जानकारी या जो भी हलचल चल रहे हैं दिमाग में तकनीक को लेकर, खेती को लेकर, आप आसानी से पूछ सकते हैं। ये आप लोग के लिए ही खड़े हैं और आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो आइए कभी ICR भी घूम के जाइए और थोड़ा सा समझिए कि अब खेती में तकनीक का उपयोग कैसे करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।